बड़ा इंटरेस्टिंग बात। 2001 में जो हम इलेक्शन लड़े, उसमें मेरा कुल खर्च था 7,000 रुपया, 7,000। 7,000। और 2006 में जो हम इलेक्शन लड़े, उसमें 12,000 रुपया खर्चा हुआ। 2006 के बाद 2011 में जो इलेक्शन लड़े, उसमें 18,000 रुपया खर्चा हुआ। और 2016 में जो लड़े, उसमें 26,000 रुपया खर्चा हुआ। और इस बार मेरे ख्याल से नहीं नहीं नहीं, क्यों लगेगा 50,000? आप हमको एक बोलिए, हम ये पूंजी निवेश कर रहे हैं क्या? कोई बिजनेस में जा रहे हैं? इसके अलावा जरूरत क्या है? पंचायत है, हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। ये पोस्टर बनाना क्या जरूरत क्या है? आप हाथ जोड़ के ऐसे वाला फोटो नहीं लगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पे सर नहीं लिखते हैं समाज सेवी, कर्मठ, शिक्षित? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आप एक पोस्टर नहीं देखिएगा पंचायत में। क्यों हम पोस्टर लगाएं? आप हमको बोलिए, 14,000 पॉपुलेशन है मेरे पंचायत का, सब लोग एक दूसरे को जानता है। तो अचानक अचानक हम पोस्टर लगा लेंगे तो क्या होगा? लोग का नजरिया बदल जाएगा। लोग तो जान रहा है हम क्या हैं, तो पोस्टर क्यों सटाए हम भाई? जैसे होता है ना कि बहुत लोग पैसा वैसा बांटते हैं जब। नहीं नहीं, प्रश्न नहीं उठता है। वह धूप में कमाया हुआ पैसा है, खेत में हमको बांटने के लिए पैसा नहीं है, और ना हमसे कोई पैसा खोजता है। मतलब कोई का इच्छा नहीं रहता है कि मुखिया जी के पास बहुत पैसा है, कुछ उसमें से चुनाव में ले। आप हमसे पर्सनली आके मदद लीजिए ना। इलेक्शन के लिए हम क्यों? इलेक्शन में आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करता है कि ई पूरा टोला हमर वोट छे, एते देबे? बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां वोट बिकते हैं, तो बिकते हैं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं नहीं। और मान लीजिए वोट खरीद के जीते, इससे अच्छा है कि हम हार जाएं। मतलब लोग को दारू पिला के हम वोट लें, पैसा बांट के वोट लें, झूठ बोल के वोट लें, नहीं। आज आज हमको हारना मंजूर है, लेकिन ये काम नहीं किया। जो सही तरीका है, उसी तरीका से किसी को कोई चीज मिलेगा। अगर उसका हक है, सरकार ने वो हक बनाया है उसके लिए, उस जाति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, तो उसी व्यक्ति को वो चीज मिलेगा। और इस प्रिंसिपल को और इस सिद्धांत को हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। कोशिश रहा है और काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है, और बहुत गर्व के साथ हम कहते हैं कि मेरा पंचायत जीरो घूस पंचायत है। तो मेरा मानना है कि ईमानदारी से काम करना आज के युग में, हमको लगता है उससे ज़्यादा कठिन काम नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जितना ईमानदारी से काम कीजिएगा, उतना ही अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। किसी भी लेवल पे पैसा का डिमांड आपसे नहीं किया? नहीं नहीं, इस चीज़ के चलते शुरुआती 5 साल में काम ही नहीं हुआ, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। और शायद धीरे धीरे लोग वाकिफ़ हो गए हैं इस बात से। मतलब सवाल है कि जब हम पंचायत का एक पैसा निजी काम में नहीं खर्च करते हैं, तो हम किसी को क्यों देंगे? और अगर आपको जांच करना है, आपको तहकीकात करना है, आप मोस्ट वेलकम है, आप आके कीजिए। अगर आप देखिएगा कि हमारे पंचायत में शौचालय हो या कोई भी व्यवस्था हो, अब देखिएगा सिर्फ कागज पर नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है, लिस्ट उठाइए, किसी का नाम लीजिए और उसके घर पे जाके चेक कीजिए कि उसको जो चीज़ मिला है वो धरातल पे दिख रहा है, सिर्फ कागज पर नहीं मिला है। मेरा सिद्धांत है कि हम अपने गांव में लोगों को 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक ग्रुप है जिसके पास सिर्फ सोल्यूशन है, और एक ग्रुप है जिसके पास सिर्फ प्रॉब्लम है। तो हम लोग को अक्सर पूछते हैं कि भाई किस ग्रुप के आदमी हैं आप, सोल्यूशन वाले लोग हैं कि प्रॉब्लम वाले लोग हैं? क्योंकि प्रॉब्लम तो हर एक चौक चौराहा पर, चाय के चुस्की पर प्रॉब्लम आप बखान कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सोल्यूशन दे सकते हैं? अगर आप सोल्यूशन दे सकते हैं, आगे आइए, समाज का काम कीजिए और समाज को आगे बढ़ाइए। मतलब आते हैं वो लोग आते हैं आगे, क्योंकि हम ये लोगों में ये विचार डाल पाए हैं कि सिर्फ प्रशासन को गाली देना, पदाधिकारी को गाली देना, सरकार को कोसना, उससे काम नहीं चलेगा। जो भी हमारे पास है, साधन है, जैसा है, उसी में से हमको बेस्ट रिजल्ट निकालना है। कि जो आदमी काम करने के लिए आता है हमारे पंचायत में, उसको ये वो पता चल जाता है उसको कि इस पंचायत, हाँ, जो 2 नंबर 3 नंबर आदमी होगा वो मेरे पंचायत में आएगा ही नहीं, टेंडर ही नहीं लेगा मेरे पंचायत में। और जो काम करने वाला आदमी वही यहाँ आएगा, क्योंकि वो जानता है कि हम बोरवेल का कितना फीट पर गया वो पूछेंगे,
बोर बोर कितना किए, पाइप कितना डाले, गिन के दिखाओ हमको। बोरवेल डालने से पहले पाइप हमको दिखना चाहिए, और पब्लिक को ये बताते रहते हैं। किस कंपनी का डाले? हाँ, और किस कंपनी का, जो स्टैंडर्डाइज, जो वो सिपेट, हाँ सिपेट बोलते हैं, जो स्टैंडर्डाइज गवर्नमेंट का जो प्रोडक्ट है, जो मोहर के साथ आना चाहिए, वो सब वेरीफाई करते हैं, पूछते रहते हैं मोटर किस कंपनी का डालोगे, स्टेबलाइजर किस कंपनी का डालोगे। तो जो काम कर रहा है उसको मालूम है कि भाई यहाँ तो सब कुछ गलत नहीं करेगा। आज हम कैंपेनिंग में घूम रहे थे, तो किसी ने कहा कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, तो हम जो आवास सहायक हैं तो उनको फ़ोन लगाते हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं सर, इनका नाम अभी सूची में नहीं दर्ज है। तो उनको बोल देता है आपका नाम सूची में दर्ज नहीं है, आपको नहीं मिलेगा इंदिरा आवास। हम ये नहीं बोलते हैं कि हाँ मिलता है, अरे किया नहीं मिलता है, नाम नोट कर लिए, नहीं, उतना झूठ नहीं बोल सकते हैं। मतलब लोग कहता है हमको कि आप नेता कभी नहीं बन पाइएगा, हम कि नहीं, हमको बनना भी नहीं। नेता वाला जो ऊद हो चालाकी होता है, वो दांव पेच, वो सब नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, हमको एक कौम को दूसरे कौम से लड़ाना, इस जाति को उस जाति से लड़ाना, इससे वोट बनाना, नहीं, जरूरत नहीं। और मेरा मानना है कि आज के समय में आप इज्जत जो है वो अर्जा जाता है, और वो दे के ही मिलता है। वो बाय राइट आपको इनहेरिट आप नहीं कर रहे हैं कि हम फलाना है और सब अब आप हमको नमस्ते कीजिए। नहीं, हम नमस्ते करेंगे, अगला हमें नमस्ते करेगा। हम प्यार से बात करेंगे, वो भी प्यार से नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसरा जंक्शन। अभी हम हसनपुर प्रखंड के नया नगर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ नया नगर पंचायत के मुखिया सुधांशु कुमार जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब से पंचायती राज है, जब से पंचायती राज का व्यवस्था कायम हुआ है, तब से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व इन्हीं के परिवार के लोग कर रहे हैं। इनके दादाजी कर रहे थे, इनके पिताजी कर रहे थे, अब ये कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार से हैं और काफ़ी संपन्न परिवार से हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इनके परिवार से जुड़ी हुई है, उस पे नहीं जाकर आज पंचायत पे बात करेंगे। चूँकि सर वर्तमान में 20 साल से जो है सो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस पंचायत का। अब सोचिए 5 साल 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होने के बाद कोई मुखिया नहीं रह पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको 15 साल तक रहने का सौभाग्य मिलता है। अब सोचिए यहाँ पर 15, 20, 30 कितना साल से पंचायती राज चल रहा है, इन्हीं के परिवार के लोग हैं। 20 साल से सर मुखिया बने हुए हैं और काफ़ी प्रतिष्ठा के साथ बने हुए हैं। ये एक सिद्धांत के तहत पंचायत चलाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे सर से बात करेंगे। 20 साल से सर इस पंचायत के मुखिया हैं और इस बार भी नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं। कल सर का नॉमिनेशन है, तो सर से आज बात करेंगे और जानेंगे कि सबसे मुखिया हैं और अभी तक का सफ़र पंचायत के लिए, खास करके नया नगर पंचायत के लिए कैसा रहा, क्या क्या बदला, क्या क्या हुआ, क्या क्या होना बाकी है, और आगे सर बनेंगे तो क्या क्या होगा। सर सबसे पहले हमको ये बताइए कि इतना लंबा समय कैसे आप लोग मतलब मुखिया बन के रहे, कैसे लोगों के दिलों में आपने इस तरह से जगह बना कर रखा कि लोग आपको बार बार रिपीट करते जा रहे हैं? मेरा जो समझना है, अगर कोई हमसे पूछता है कि आप इतने साल से मुखिया हैं, क्यों, कैसे, तो हम ये महसूस किए हैं कि जितने बैकवर्ड या एक्सट्रीमली बैकवर्ड जाति के जो लोग हैं, वो ज़्यादा महफूज फील करते हैं मेरे मुखिया रहने से। हमारे पंचायत में एक मुस्लिम साइजेबल पॉपुलेशन भी है, और वो भी महसूस करते हैं अपने आप को मेरे मुखिया रहने से। और शायद पिछले 20 साल में अगर मेरा एक सिंगल अचीवमेंट अगर हम बताएं कि क्या है, वो है कि हम जाति बेस्ड फ्रिक्शन नहीं होने दिए हैं अपने पंचायत में। कास्ट बेस्ड फ्रिक्शन या रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पर कोई फ्रिक्शन कभी 20 साल में एक इंसिडेंट भी नहीं होने दिए हैं। और हर एक लोग को ये भरोसा है कि यहाँ मारामारी करने से कुछ नहीं होगा। जो सही बात है, जो सही तरीका है, उसी तरीका से किसी को कोई चीज़ मिलेगा। अगर उसका हक है, सरकार ने वो हक बनाया है उसके लिए, उस जाति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, तो उसी व्यक्ति को वो चीज़ मिलेगा। और इस प्रिंसिपल को और इस सिद्धांत को हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। और हमारा ये हमेशा कोशिश रहा है और काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। और बहुत गर्व के साथ हम कहते हैं कि मेरा पंचायत ज़ीरो घूस पंचायत है। और ज़्यादातर जो पब्लिक है यहाँ की, वो इस बात को समझती है
और इसलिए शायद वो बार बार मुझे इलेक्ट करके वो ये समझते हैं कि कम से कम हम जो नया नगर पंचायत है वो एक अलग लीक पे चलेगा। यहाँ जो भी काम होता है, चाहे नाली हो, गली हो, कोई भी, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, सब स्टैंडर्ड का होता है। हमको याद है 2003 या 4 में, 2000, हाँ 2 में सौर ऊर्जा उस समय स्ट्रीट लाइट्स लगने का ये शुरू हुआ था। तो बाकी लोग जो लगा रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ टाटा बीपी 16 का ही लगा और सारा यूनिट जमशेदपुर से ही डायरेक्ट आता था। अभी भी ये हम अपने पंचायत में एक भी गली नहीं है जहाँ हम स्ट्रीट लाइट नहीं लगाए हैं, और टोटल फिलिप्स का ही लगा है। उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है क्वालिटी में। और अगर कोई रोड बन रहा है या कोई नाली बन रहा है, तो जिस तरह से हम अपने घर बनाते हैं, अपने घर को ढालते हैं, उसी सिद्धांत पर वो भी काम होता है। और सब लोग वाकिफ़ हैं इस बात से। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पंचायत में 100% लोग खुश होंगे हमसे। कुछ तो ज़रूर नाखुश होंगे, वजह जो भी हो। ज़्यादातर हम देखें कि नाखुश होने का वजह है कि किसी को पर्सनली हमने गेन नहीं होने दिया। और जो सही है वो किए, तो सही करने में कोई तो एक आदमी असंतुष्ट होता है, कोई संतुष्ट होता है। तो बस यही एक समीक्षा है। और हाँ, अगर आप हमसे पूछिएगा कि अपने 20 साल के मुखिया के अनुभव में सबसे कठिन क्या आपको लगा, तो मेरा मानना है कि ईमानदारी से काम करना आज के युग में, हमको लगता है उससे ज़्यादा कठिन काम नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जितना ईमानदारी से काम कीजिएगा उतना ही अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। और हम जब अगल बगल देखते हैं तो शायद कोई पूछता भी नहीं है कि क्यों, क्या, कब, कैसे। लेकिन हम जितना ईमानदारी से काम करते हैं उतना ही अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। और खैर उसमें कोई खराबी नहीं है। अगर हम बार बार पब्लिक अगर हमें कसौटी पे चढ़ाती है और हम खड़े अगर उतरते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अचीवमेंट है। इस पंचायत में टोटल काम ईमानदारी से होता है। देखिए, दूसरे पंचायतों में जो स्थिति होती है ना, बिहार के या जिला के या अनुमंडल के पंचायतों में देखते होंगे अगल बगल, ये पंचायत सब पंचायत से भिन्न है। बहुत अलग तरह से यहाँ होता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। कोई भी काम नियम तोड़कर या फिर यहाँ पे दलाली का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे किसी भी काम के लिए किसी को घूस नहीं लगता है। अगर आप लेने लायक हैं तब ये मिलेगा, अगर लेने लायक नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको दुमहला घर है और यहाँ पे आवास योजना मिल जाएगा और शौचालय नहीं बनाए हैं और रुपया उठा लीजिएगा। इस पंचायत में टोटल अलग व्यवस्था। इस चीज़ से भली भांति लोग परिचित है। नया नगर पंचायत और नया नगर पंचायत के मुखिया जी लोकप्रिय हैं, सभी लोग जानते हैं, इस इलाका में जानते हैं। तो इस पे और आगे बात करें तो थोड़ा सर का और विस्तृत परिचय लेते हैं कि सर वेल एजुकेटेड हैं और सर काफ़ी संपन्न परिवार से हैं। इनके पिताजी दुर्गा प्रसाद सिंह जी सभी लोग जानते हैं। इनके पास करीब 600-700 हज़ार एकड़ की प्रॉपर्टी थी और अभी भी वर्तमान में थोड़ा बहुत इधर उधर कम हुआ, अभी भी 600 एकड़ की प्रॉपर्टी इनके पास है। दूसरे कोई मुखिया बनते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में ऐसी चर्चा होती है कि मुखिया बन करके लूट लिए, कमा लिए। अब समझिए, जिनके पास अरबों की प्रॉपर्टी पहले से है, वो क्या मान लीजिए लाख 2 लाख 50 हज़ार रुपया कमाएगा। वो कहीं ना कहीं इस पंचायत को, इस गांव को, इस लोगों को अपनी तरफ से दिए ही। सर, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई थी? हमारी स्कूल की पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से हुई है, वेस्ट पश्चिम बंगाल से। और हमने अपने कॉलेज की पढ़ाई हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहीं से मैंने बीए भी किया और एमए भी किया हिस्ट्री में। और उसके बाद टाटा के चाय बागान में केरला मुन्नार में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली 1988 में। और उसको हम छोड़कर लगभग 32 साल से यहाँ गांव में खेती कर रहे हैं। मैं बेसिकली एक किसान हूँ, मेरा मेन पेशा किसानी है। और मुखिया बनना वो इंसिडेंटल था। लोगों को लगा कि पढ़े लिखे हैं, अपना काम धंधा अच्छा से करते हैं, तो पंचायत को भी अच्छा से चलाएंगे। और हम कसौटी पे खड़े उतरे कि नहीं उतरे, वो तो फिर जनता बताएगी। तो एजुकेशन का मेरा वही बैकग्राउंड था।
वैसे सर इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छा जॉब आप कर रहे थे, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, फिर अचानक से गांव काहे आ गए? गांव में बचपन से ही गांव से लगाव था और हमेशा एक अंदरूनी एक इच्छा था कि हम गांव में ही रहेंगे और गांव में बहुत मन लगता था और गांव में रहे और आज शायद हमको लगता है ईस्ट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फार्मर्स का उपाधि भी मिला है। ग्लोबल फार्मर नेटवर्क के मेंबर हैं। बेस्ट फार्मर अवार्ड नेशनल मिला हुआ है। बेस्ट फार्मर डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला हुआ है आईआरआई से, आईसीएआर से। और जहाँ तक और हमारे लोकप्रिय सीएम जो हैं वो 2019 मार्च में आके एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक कंप्यूटर चालित पटवन और खाद देने की प्रणाली का उद्घाटन भी आके नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी। और जहाँ तक खेती का सवाल है तो उसको भी हम लोग बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न कर दिए हैं यहाँ। और काफ़ी लोग आते हैं उसको देखने के लिए, पंचायत को भी देखने के लिए आते हैं और खेती को भी देखने के लिए देखने आते हैं। समझ लीजिए कि एशिया लेवल तक का अवार्ड इनको खेती के लिए मिला हुआ। ये हमारा सौभाग्य है कि इनके बगल में हम बैठे हुए हैं। देश के बड़े बड़े चैनल के पत्रकार इनका इंटरव्यू कर चुके हैं, वो मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू में इनका वीडियो देखा गया। खेती के मामले में इनको बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ और जितना बढ़िया से ये खेती करते हैं, करीब 200-300 एकड़ ज़मीन है और लगभग ज़मीन पर ये खेती करते हैं। बगीचा बनाए हुए हैं, बागान बनाए हुए हैं और इतना सुंदर बागान है, कभी आके लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए। मौका मिलेगा तो आप लोग भी आइएगा। एक बच्चा की जिस तरह से परवरिश करते हैं माँ बाप, वैसे ही ये खेती का और वृक्षों की परवरिश की जाती है। सभी आधुनिक तकनीक से की जाती है। सारा सुविधा इनके बगीचा में मौजूद है और उसी तरह से जिस तरह से ये बागान की सेवा करते हैं, खेत की सेवा करते हैं, अवार्ड मिला है उनको, मुख्यमंत्री जी तक आए हैं, उसी तरह से ये पंचायत की भी सेवा कर रहे हैं। अब बात ये है कि जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर अपने बिहार में या अपने अनुमंडल में या अपने प्रखंड में, उसमें इतने ईमानदारी से चला पाना कैसे संभव है? सर से यही चीज़ समझेंगे कि सर बहुत सारी योजनाएं हैं गांव के लिए, जिसमें दूसरे जगह पे सर बहुत सारी शिकायत आती है कि इसमें ऐसे कमीशनबाजी होता है, घूसखोरी होता है। तो आप इस सब चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं? मेंटेन इसलिए करते हैं क्योंकि जो मार्गदर्शिका है, जो दायरा है काम करने का, उस दायरा से कभी बाहर नहीं जाते हैं। और लक्ष्य है कि जो बेस्ट क्वालिटी चीज़ हो वो लगे। जैसे अगर हम स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं तो वो फिलिप्स का ही लगेगा। एक ज़माने में जब स्ट्रीट लाइट सोलर स्ट्रीट लाइट लगाते थे तो वो टाटा का ही होता था। और इसी तरह जैसे कि अगर हम रोड बना रहे हों या हम कोई नाली बना रहे हों या कोई भी पंचायत का चीज़, स्कूल हो, तो उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। एस्टिमेट्स कभी मतलब गिरने नहीं दिए हैं एस्टिमेट से कि एस्टिमेट कुछ कह रहा है, हम कुछ काम कर रहे हैं। और हम हमेशा ओपन स्क्रूटनी में रहते हैं। किसी को अगर पूछना हो, जानना हो, और फिर पब्लिक अपने आँख से काम होते हुए देखती है तो फिर वो क्वेश्चन नहीं करती है, क्योंकि हर एक गली में, हर एक वार्ड में काम हुआ है। और शायद 20 साल तो किसी के आंख में धूल नहीं झोंका जा सकता है। और शायद पब्लिक कुछ तो अच्छाई देखती होगी कि बार बार चुन रही है, और शायद इन्हीं कारणों से चुन रही है। सर बता रहे हैं कि सड़क हो चाहे कोई भी निर्माण का काम हो, उसके क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। जो एस्टीमेट है उसको 100% किया जाता है। जब पूरा एस्टीमेट का सर पैसा खर्च कर देते हैं तो फिर ब्लॉक में कमीशन कैसे सर पहुंचा? प्रश्न नहीं उठता। और हमसे तो आज तक किसी ने कमीशन मांगा नहीं है और ना हम किसी थर्ड पार्टी को काम करने देते हैं। ग्राम सेवक ही हमेशा इंचार्ज रहते हैं, वो काम करते हैं। और कोई भी चीज़ जो हमारे पंचायत में बना है उसको आप जाके ठोक बजा के देखिए। अगर उसमें आपको त्रुटि मिले तो आप बोलिए। मतलब आपको किसी भी लेवल पे पैसा का डिमांड आपसे नहीं किया? नहीं, नहीं। इस चीज़ के चलते शुरुआती 5 साल में काम ही नहीं हुआ, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। और शायद धीरे धीरे लोग वाकिफ़ हो गए हैं इस बात से। मतलब सवाल है
कि जब हम पंचायत का एक पैसा निजी काम में नहीं खर्च करते हैं तो हम किसी को क्यों देंगे। और अगर आपको जांच करना है, आपको तहकीकात करना है, आप मोस्ट वेलकम है, आप आके कीजिए। और 20 साल में तो किसी ने उंगली नहीं उठाया है। बिल्कुल, टोटल काम इस पंचायत में नियम से होता है, दायरे में होता है और सब कुछ ईमानदारी से होता है। और इसीलिए कोई भी यहाँ पे न तो दलाल है कि किसी से पैसा वसूल ले, या फिर बीच में जो ठेकेदारी वाला प्रथा होता है हम लोग के यहाँ कि फलना को ठेकेदारी दे दिया गया मुखिया जी के कार्यकर्ता को, वो बनाए अपनों कमाए, मुखिया जी को पहुँचाए, ब्लॉकों में पहुँचाए। यहाँ वो वाला व्यवस्था नहीं है। सब कुछ जो है सो इनके मॉनिटरिंग में ही होता है और सीधा काम करवाते हैं ग्राम पंचायत के स्तर से। सब कुछ बढ़िया से होता है और जब सब कुछ बढ़िया से हो जाता है ना तो फिर कमीशन भी नहीं लगता है। कमीशन वहीं लगता है जहाँ पे मुखिया गड़बड़ी करते हैं, ग्राम पंचायत में गड़बड़ी होती है। अगर मुखिया ईमानदार होंगे, मुखिया अच्छे होंगे तो दूसरा जो ऊपर में अधिकारी बैठा हुआ ना उसकी हिम्मत नहीं होगी कमीशन मांगने की। सीधे समझ लीजिए, अगर प्रतिनिधि अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि सिस्टम करप्ट है, उसमें आदमी कैसे काम कर पाएगा, कोई ईमानदार आदमी, बोलते हैं ना ऐसा। तो ये एक उदाहरण है कि मुखिया अगर अच्छे हैं तो सिस्टम आपको नहीं परेशान कर सकता है, आप अच्छे से कर पाइएगा। क्या सर? जैसे आप अभी देखेंगे कि हमारे पंचायत में हम सेफली कह सकते हैं कि 85% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और जरा सा अगर हमको प्रशासन और साथ दे दे तो हम 100% करके कब का रख दिए रहते हैं वैक्सीनेशन। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा कि हमारे पंचायत में शौचालय हो या कोई भी व्यवस्था हो, अब देखिएगा सिर्फ कागज पर नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है, लिस्ट उठाइए, किसी का नाम लीजिए, उसके घर पे जाके चेक कीजिए कि उसको जो चीज़ मिला है वो धरातल पे दिख रहा है, सिर्फ कागज पर नहीं मिला है। कागजी कारोबार नहीं होता है कि धरातल पे कुछ किए, कागज मेंटेन करके एमबी बुक करवा लिए, कमीशन दे। जो चीज़ हुआ है जो पेपर पे वो ओरिजिनल में भी स्थल पे है। ये देखिए, ये कोई हम बता रहे हैं तो आप जानिएगा, नया नगर और नया नगर के मुखिया जी के बारे में लगभग इस जिला के लोग जानते हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इनके बगल में बैठे हुए हैं। बहुत चीज़ हम बता देंगे तब आप जानिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी प्रतिष्ठित आदमी है, बहुत प्रतिष्ठित आदमी है। सब कुछ नियम से होता है। अगर एक पंचायत आप बोलिएगा ना कि नियम से कहाँ होता है, अगर कोई पूछे तो बोलिएगा नया नगर पंचायत में होता है। सब कुछ नियम से होता है, नियम से बाहर कुछ होता ही नहीं है। नियम के बाहर जाके कोई काम नहीं होता है, कोई भी गलत काम नहीं होता है। सब कुछ यहाँ पे अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो इसी पे सर से एक सवाल पूछेंगे कि इस बार सर वार्ड क्रियान्वयन समिति बना दिया गया। पहले सब कुछ मुखिया जी के अंदर में होता था, अब जो है सो फंड जो है सो वार्डों में जाने लगा। तो फिर उसमें तो सर उनको आप कैसे मतलब सही कर सकते हैं? आप एक चीज़ बोलिए, सरकार ने नियम बनाया कि इतना % फंड वार्ड को जाना है, हमने चेक काट दिया, फंड ट्रांसफर कर दिया। क्या किए नहीं किए? बस सवाल है कि जब सरकार ने नियम बनाया कि इतना % फंड वार्ड को ट्रांसफर करना है काम के लिए, हमने ट्रांसफर कर दिया। एक शॉट में जितना पैसा था उसको बांटे, डिवाइड कर दिए वार्ड में। जब हमको लालच नहीं है तो हमको क्यों प्रॉब्लम होगा किसी वार्ड सदस्य को काम कराने में। हाँ, मेरा ही दायित्व है कि जो पैसा हम आपको दिए हैं उसकी हम जांच करेंगे, वो क्वालिटी हम आके देखेंगे, हम पब्लिक को जगाएंगे और हर एक गली में जाके लोगों को बोलें कि आपका ये काम है, खड़े होके देखिए, हम भी देख रहे हैं। और वार्ड सदस्य जानता है कि मुखिया जी आके काम देखेंगे, काम अगर संतुष्टि लायक नहीं होगा तो हम अगला किस्त नहीं देंगे, हम रिपोर्ट करेंगे उसको, या जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। और शायद हमको किसी पर ना दबाव डालना पड़ा, ना किसी पे कानूनी कार्रवाई करना पड़ा, ना किसी का फंड रोकना पड़ा। और मेरे पंचायत में फंड 0 है, सब पैसा काम में खर्च हो गया, लौटा नहीं कोई पैसा। मतलब कुल मिला के आप बोल रहे हैं कि वार्ड मेंबर सब अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शंका नहीं है। हम मेरे ख्याल से वो सिस्टम आपको बनाना है ना, सिर्फ बैठ के सिस्टम को कोसते रहिएगा उससे तो नहीं होगा। मेरा सिद्धांत है कि हम अपने गांव में लोगों को 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक ग्रुप है जिसके पास सिर्फ सलूशन है और एक ग्रुप है जिसके पास सिर्फ प्रॉब्लम है। तो हम लोग को अक्सर पूछते हैं कि भाई किस ग्रुप के आदमी हैं आप, सलूशन वाले लोग हैं कि प्रॉब्लम वाले लोग हैं? क्योंकि प्रॉब्लम तो हर एक चौक चौराहा पर चाय के चुस्की पर प्रॉब्लम आप बखान कर सकते हैं,
लेकिन क्या आप सोल्यूशन दे सकते हैं? अगर आप सोल्यूशन दे सकते हैं, आगे आइए, समाज का काम कीजिए और समाज को आगे बढ़ाइए। मतलब आते हैं वो लोग आगे? आते हैं आगे, क्योंकि हम ये लोगों में ये विचार डाल पाए हैं कि सिर्फ प्रशासन को गाली देना, पदाधिकारी को गाली देना, सरकार को कोसना, उससे काम नहीं चलेगा। जो भी हमारे पास है, साधन है, जैसा है, उसी में से हमको बेस्ट रिजल्ट निकालना है। मेरे खेती में भी यही सिद्धांत है और मेरे पंचायत को जो हम चलाते हैं उसका भी सेम सिद्धांत है। रोना नहीं है, जो संसाधन है उसमें से बेस्ट करना है और बेस्ट होता है। जैसे सर नल जल वाला काम चल रहा था, आप मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, तो उस समय में मतलब आपको किसी न किसी वार्ड में तो थोड़ी बहुत शिकायत मिली हो? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ क्या हुआ कि सिर्फ 4 वार्ड में पंचायत ने काम कराया और हमारे यहाँ 14 वार्ड है और 10 वार्ड का काम पीएचडी डिपार्टमेंट। ऐसा क्यों हुआ? शायद हम जाके ऑफिस में पता किए थे, कुछ गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्डाइज नियम था आर्सेनिक लेवल को लेके। हम जाके तहकीकात किए इस बात का, तो नयानगर में 10 वार्ड बॉर्डरलाइन आर्सेनिक पाया गया पानी में। तो ये गवर्नमेंट का ही पॉलिसी था कि जहाँ भी बॉर्डरलाइन या आर्सेनिक तत्व मिले होंगे पानी में, तो वहाँ पीएचडी डिपार्टमेंट करेगी, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड काम हो जाएगा। और जहाँ आर्सेनिक नहीं पाया गया है वहाँ पंचायत काम करेगी। तो हमारे पंचायत में 4 वार्ड ही ऐसा था जहाँ आर्सेनिक नहीं पाया गया था। तो उन 4 वार्ड में हमने काम कराया और 7 महीने से लोग पानी पी रहे हैं। और जो पीएचडी डिपार्टमेंट से काम हुआ वो अभी भी चल रहा है काम। समझ रहे हैं ना, ये विभाग को जहाँ जहाँ मिला है सब जगह फंसा हुआ है, उसी तरह नया नगर में भी फंसा हुआ है। तो जैसे विभाग को दे दिया गया, तो उसमें कोई प्रयास आप नहीं करते हैं कि काम हो जाए जल्द? बिल्कुल, मॉनिटरिंग हमेशा रहता है। शायद चूँकि जो आदमी काम करने के लिए आता है हमारे पंचायत में, उसको वो पता चल जाता है उसको कि इस पंचायत, हाँ, जो 2 नंबर 3 नंबर आदमी होगा वो मेरे पंचायत में आएगा ही नहीं, टेंडर ही नहीं लेगा मेरे पंचायत में। और जो काम करने वाला आदमी वही यहाँ आएगा, क्योंकि वो जानता है कि हम बोरवेल का कितना फीट पर गया वो पूछेंगे, बोर कितना किए, पाइप कितना डाले, गिन के दिखाओ हमको, बोरवेल डालने से पहले पाइप हमको दिखना चाहिए। और पब्लिक को ये बताते रहते हैं किस कंपनी का डाले, हाँ, और किस कंपनी का, जो स्टैंडर्डाइज, जो वो सिपेट, हाँ सिपेट बोलते हैं, जो स्टैंडर्डाइज गवर्नमेंट का जो प्रोडक्ट है जो मोहर के साथ आना चाहिए, वो सब वेरीफाई करते हैं, पूछते रहते हैं मोटर किस कंपनी का डालोगे, स्टेबलाइज़र किस कंपनी का डालोगे। तो जो काम कर रहा है उसको मालूम है कि भाई यहाँ तो सब कुछ गलत नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है जो भी एस्टिमेट बनता है उसमें वाजिबन सबके लिए प्रॉफिट रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक वो प्रॉफिट नहीं रहेगा कोई आके काम क्यों करेगा। पंचायत वाली बात तो है नहीं कि इट इज़ विदाउट कमीशन। और मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से आदमी काम करे तो उसको जो बाहर से जो टेंडर लेके आता है उसको प्रॉफिट भी होगा। हाँ, उसको हम ये गारंटी कराते हैं कि हमारे पंचायत में आपको कोई हैरेस नहीं करेगा, बिना वजह आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा। और जहाँ तक होता है, अगर कहीं मान लीजिए विवाद हो गया, कहीं नापी वाली बात हो गई, कहीं कोई अवरोध कर रहा है, तो हम तुरंत मतलब पहुँच के और सलूशन निकालते हैं। तो नहीं, ठीक है सर। हाँ, तो सर ये मान के चला जाए कि जो 4 वार्ड में आप करवा दिए वो तो बहुत अच्छा है, जो विभाग के द्वारा हो रहा है, कब तक लोगों को सही से पानी मिलने लगे? विभाग के से जो काम हुआ उसका हम मानेंगे लगभग 80-85% लोग, सब वार्ड में पानी चल रहा है। हाँ, पानी सब वार्ड में चल रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे ये नाली बनाने वाला जो काम हुआ, या जो अभी मेन रोड हम लोग का बन रहा है, उसमें पाइप डैमेजेस हुए। बहुत जगह कहीं हो सकता है जॉइंट करने में दिक्कत हो गया हो। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आए हैं स्टार्ट करने के बाद, उसको डील किया जा रहा है, बस वो नहीं ख़त्म हुआ है। मेजर वर्क टेक्निकली आप पूछिएगा, पानी चालू है। हो सकता है किसी के घर में नहीं पहुंचा, किसी का पाइप चोक्ड है, किसी का, वो सब चीज़ को सुधारा जा रहा है। देखिए, ईमानदार और शिक्षित मुखिया होने पे किस तरह से काम करवाया जाता है उसका जीता जागता उदाहरण है। किस तरह से क्वालिटी चेक किया जाता है, किस तरह से जो काम करने आता है ना वो पहले ही पता कर लेता है कि भाई वहाँ जा रहे हैं
तो गलत काम हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे होता है समाज सेवा, ऐसे होती है पंचायत की सेवा। ऐसे नहीं कि बैनर पोस्टर पे समाज सेवी ईमानदार कर्मठ लिखवा लिए और किए कुछ और, तो ऐसे सब कुछ चलता एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात 2001 में जो हम इलेक्शन लड़े उसमें मेरा कुल खर्च था 7,000 रुपया, 7,000। 7,000। और 2006 में जो हम इलेक्शन लड़े उसमें 12,000 रुपये खर्चा हुआ। 2006 के बाद 2011 में जो इलेक्शन लड़े उसमें 18,000 रुपये खर्चा हुआ। और 2016 में जो लड़े उसमें 26,000 रुपये खर्चा हुआ। और इस बार मेरे ख्याल से नहीं नहीं नहीं, क्यों लगेगा 50,000? आप हमको एक बोलिए, हम ये पूंजी है, निवेश कर रहे हैं क्या, कोई बिजनेस में जा रहे हैं? हमारे नॉमिनेशन में कल लोग जाएंगे, एक पैकेट बिस्किट, एक कप चाय, किस्सा खत्म। उसमें तो बहुत लोग जाएंगे, तो ठीक है, 10,000 तो हो जाएगा। मतलब जैसे तो जो मेजर खर्चा यही है, हम पोस्टर नहीं बनवाते हैं हम। हाँ, चूंकि चुनाव चिन्ह लोगों को पहचानना जरूरी है, बैलेट पेपर का सैंपल जरूरी है, ये दो चीज। जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं उनके लिए बैज, टोपी, ये सब अपना हो गया, बस किस्सा खत्म। काउंटिंग के दिन जो लोग वहाँ रहेंगे उनको पूरी सब्जी एक एल्युमिनियम फॉइल का डब्बा में ले गए, चूंकि पूरा दिन वहाँ बैठना, अब तो शायद वो भी नहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि ईवीएम से हो रहा है। चूंकि वो पूरा दिन बैठना पड़ता है तो ऑब्वियसली भूखे पेट तो लोग नहीं रहेंगे। और क्या खर्चा होता है इलेक्शन में? हमें तो इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता है। जैसे होता है ना कि बहुत लोग पैसा वैसा बांटते हैं, नहीं नहीं, प्रश्न नहीं उठता है। वह धूप में कमाया हुआ पैसा है खेत में, हमको बांटने के लिए पैसा नहीं है और ना हमसे कोई पैसा खोजता है। मतलब कोई इच्छा नहीं रहता है कि मुखिया जी के पास बहुत पैसा है, कुछ उसमें से चुनाव में ले। आप हमसे पर्सनली आके मदद लीजिए ना। इलेक्शन के लिए हम क्यों? इलेक्शन में आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करता है कि ई पूरा टोला हमर वोट छे, एते देबे? बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां वोट बिकते हैं, तो बिकते हैं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं। और मान लीजिए वोट खरीद के जीते, इससे अच्छा है कि हम हार जाएं। मतलब लोग को दारू पिला के हम वोट लें, पैसा बांट के वोट लें, झूठ बोल के वोट लें, नहीं। आज हमको हारना मंजूर है लेकिन ये काम नहीं किया। आज हम कैंपेनिंग में घूम रहे थे तो किसी ने कहा कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, तो हम जो आवास सहायक हैं तो उनको फ़ोन लगाते हैं और उन्होंने कहा कि नहीं सर, इनका नाम अभी सूची में नहीं दर्ज है। तो उनको बोल देता है आपका नाम सूची में दर्ज नहीं है, आपको नहीं मिलेगा इंदिरा आवास। हम ये नहीं बोलते हैं कि हाँ मिलता है, अरे किया नहीं मिलता है, नाम नोट कर लिए, नहीं, उतना झूठ नहीं बोल सकते हैं। मतलब लोग कहता है हमको कि आप नेता कभी नहीं बन पाइएगा, हमको बनना भी नहीं। नेता वाला जो चालाकी होता है, वो दांव पेच, वो सब नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, हमको एक कौम को दूसरे कौम से लड़ाना, इस जाति को उस जाति से लड़ाना, इससे वोट बनाना नहीं, जरूरत नहीं। जैसे आप वोट मांगने के लिए घूमते हैं तो लोग को क्या बोलते हैं? जैसे आज जो हम घूमे तो बेसिकली हम लोगों को ये कहना चाहते, क्योंकि इस बार हम मना कर दिए थे कि हम नहीं खड़ा होंगे। अच्छा। तो लेकिन बहुत मतलब लोगों का प्रेशर हुआ कि नहीं आप खड़ा होइए, इतना दिन का आपका बनाया हुआ पंचायत है, बिगड़ जाएगा, दूसरे के हाथ में चला जाएगा। तो बेसिकली नॉमिनेशन के पहले एक बार घूमते हैं लोगों को बताने के लिए कि मुखिया में हम खड़ा हैं, नॉमिनेशन करने के लिए फलाना तारीख को जा रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। बस आप बताइए कि एक अच्छा नेतृत्व जो अच्छा से काम करता है, जनता के बीच में लोकप्रिय है, जनता जानती है कि सही चीज ही होगा ये पंचायत, और उनका खर्च होता है चुनाव में मात्र 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, उससे ज़्यादा नहीं होता है, वो भी नॉमिनेशन में, चाय बिस्कुट में जो होता है, और जो बैनर पोस्टर थोड़ा बहुत जो चुनाव चिन्ह के लिए लगता है। ये बोल रहे हैं कि ये इन्वेस्ट बिजनेस थोड़े है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन होता तो है दूसरे जगह पे, यही पे कि चुनाव में लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया खर्च करते हैं और पूरा 5 वर्ष उसको समेटने में लग जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल उल्टी व्यवस्था है। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगा है तो मदद कीजिए, नहीं लगा है तो मत कीजिए। हम आपको पैसा, मुर्गा, दारू या किसी भी तरह का प्रलोभन या चीज़ इस यहाँ पे नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सोचिए कि कोई अगर ईमानदार और अच्छा मुखिया हो और अच्छे से पंचायत चलाए तो जरूरी नहीं है कि उसको 10 लाख 20 लाख रुपया काम करना है। जनता वैसे ही जिताती है और इनको जिता रही है। इनको ही नहीं, इनके दो पीढ़ी ऊपर से ये लोग पंचायत को संभाल रहे हैं और इस बार भी इनको प्रेशराइज किया गया
दिया कि आप मुखिया में खड़ा होइए, ये बोले कि अब हम नहीं 20 साल चलाए, अब हम नहीं खड़ा होंगे, लेकिन प्रेशर दिया। क्यों दिया? क्योंकि जानता है कि कोई नया बनेगा तो दूसरे पंचायत में जैसा होता है लूट खसोट, वो सब शुरू हो जाएगा। तो जनता के दिल में ये जगह बनाए हुए हैं। ईमानदारी से भी जनता के दिल में जगह बनाया जा सकता है, अच्छे से काम करके दिल में जगह बनाया जा सकता है। ये चीज़ है। दारू मुर्गा और दाव पेच करके वोट लिया जा सकता है, लेकिन उससे बहुत बड़ी चीज़ है कि आप ईमानदारी से काम किए हैं, बढ़िया से काम किए हैं, तो जनता खुद ब खुद खोज करके आपको खड़ा करेगी, जैसे इनको चुनाव में खड़ा कर रही है। कल नॉमिनेशन में सर जा रहे हैं? जी, कल नॉमिनेशन में जा रहे हैं। लास्ट डेट है कल नॉमिनेशन का। तो कल नॉमिनेशन करेंगे और वही, और अच्छा जो लोग भी जाएगा वो जानता है कि बस चाय बिस्किट मिलने वाला है, तो सब अपना खा पी के जाएगा। वैसे ही 12 बजे के ना बाद नॉमिनेशन होता है, सबको बोलते हैं घर से खा पी के निकलना। और बाकी लोग जो भी करते हो, और सबका अपना अपना फिलॉसफी, अपना अपना सिद्धांत है। मेरे दिल में ये बात है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है। हम क्यों जो सेवा भाव से आप करते हैं। आपको एनआर कटाना है या जो खर्चा आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि बैलेट पेपर का सिंबल वाला पेपर बनाना ही है, बैलेट वाला शीट बनाना ही है, क्योंकि लोग को जानना चाहिए ना कि भाई कितने नंबर पे नाम है या कौन सा चिन्ह है। इसके अलावा ज़रूरत क्या है? पंचायत है, हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। ये पोस्टर बनाना की ज़रूरत क्या है? आप हाथ जोड़ के ऐसे वाला फोटो नहीं लगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पे सर नहीं लिखते हैं समाज सेवी, कर्मठ, शिक्षित? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आप एक पोस्टर नहीं देखिएगा पंचायत में। क्यों हम पोस्टर लगाए? आप हमको बोलिए, 14,000 पॉपुलेशन है मेरे पंचायत का, सब लोग एक दूसरे को जानता है। अचानक हम पोस्टर लगा लेंगे तो क्या होगा? लोग का नजरिया बदल जाएगा। लोग तो जान रहा है हम क्या हैं, तो पोस्टर क्यों सटाए हम भाई? हाँ, क्षेत्र बड़ा होता, एमएलए एमपी का इलेक्शन होता, तो आप भाई उस जगह लोग जान नहीं रहे हैं आपको, आपका चेहरा नहीं जाने, तो वहाँ हम समझ सकते हैं बैनर पोस्टर लगाए। लेकिन गांव में बैनर पोस्टर, आई डोंट नो, आप बोलिए, आपको लगता है उचित? बिल्कुल 2 गांव का पंचायत है, उसमें हम बैनर क्यों लगाएंगे भाई? सब तो जान रहा है हमको। सर सीधे तौर पर बहुत बड़ी सच्चाई बता दिए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कटाक्ष भी है, ज़्यादा खोल के नहीं बोलेंगे। आप बताइए कि जो आदमी पंचायत में रहता है, पंचायत की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, उसको ऐसे प्रणाम करके समाज से भी लिखने की क्या ज़रूरत है? जो नियमित प्रणाम करता है जनता को, जनता तो उसको आशीर्वाद दे ही रही है। फिर चुनाव के टाइम में बड़का बड़का फोटो लगा के ऐसे प्रणाम करके समाज से भी, कर्मठ, शिक्षित, अब बताइए इसका क्या जवाब है? जो शिक्षित है लोग तो जानबे करते हैं शिक्षित है क्या सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए हम जब अपने गांव आए थे शुरू में, तो नेचुरली पिताजी नहीं चाहते थे कि हम गांव आए। पढ़ाए थे, बहुत अच्छा पढ़ाए थे। सेंट पॉल स्कूल और दून स्कूल, 2 ही स्कूल को उस ज़माने में बेस्ट माना जाता था इंडिया में। और जब हम पिताजी को बोले कि नहीं हम वापस आके खेती करना चाहते हैं, तो बहुत गुस्सा हुए। लेकिन अब गांव के जो लोग ताना मारते थे, अब वही लोग कहते हैं कि नहीं खेती करना है तो इनकी तरफ पढ़ लिख के आओ, खेती करो, तब उसमें मज़ा है। और है मेरा मानना है कि खेती में बहुत आमदनी है। आप तो सर एक एग्जाम्पल सेट कर ही दिए हैं खेती का। तो जैसे सर खेती में इतना बढ़िया से करते हैं, तो अगल बगल के किसान भी आते हैं देखने के लिए। पिछले इवन कोविड का समय हम ले लें, चूँकि कोविड का समय था इसलिए लोगों का आना कम हो गया, लेकिन फिर भी हमको लगता है पिछले 2.5 साल में लगभग 3,000 लोग आए होंगे फार्म देखने के लिए, खेती देखने के। सबको दिखाते हैं आप अपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताते भी हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है अपना नॉलेज शेयर करने में। और हमारा जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पूसा, उसके बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं यहाँ। उनके फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एक दिन फार्म पे बिताने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। आत्मा जो है समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यूपी से 2-2, 250, 300 किसान 3-3, 4-4 बस में आए हुए हैं यहाँ खेती देखने के लिए। और सब जब यहाँ आते हैं तो इवन जो विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट्स लोग जब आते हैं तो यहाँ से एक बदला हुआ नज़रिया लेके जाते हैं कि अच्छा खेती में ये भी हो सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इनवाइट करता हूँ, कोई भी लोग अगर इंटरेस्टेड हों, चाहे पंचायत देखना हो
या खेती देखना हो तो आप मोस्ट वेलकम हैं। आप आएँ और अपनी आँख से देखें कि भाई सुधांशु कुमार ऐसी डींगे हाँक रहे हैं कि सही में। सर आपके बारे में सब जानता है सर, कोई आप नया बात हो रही है, सबको पता है सर आपके बारे में। जी सर ग्रामीण क्षेत्र में एक समस्या जो सब जगह पे दिखता है, खुले में शौच का। सर जनरली आप रोसड़ा से निकलिए, किसी भी रूट में जाइए तो सड़क किनारे लेटरिन मिलता ही मिलता है सर। तो इस पे कैसे काम किया आप अपने? जब हम लोग एक बहुत बड़ा समूह को लेके चलते हैं तो जो हम पढ़े हैं पूरे विश्व लेवल पर हो या देश के लेवल पर हो, जब 130 करोड़ की आबादी है तो ये कहना कि 100% कोई स्कीम धरातल पर एकदम 100% चल रहा है, ये गलत होगा। मेरा मानना है कि अगर कोई भी स्कीम अगर 60-65% भी धरातल पर उतर जाए तो वो एक एक्सलेंट माना जाता है। अब जैसे हम आपको उदाहरण दें, मेरा जो अनुभव है, जो हम देखे हैं, सरकार ने एक शौचालय बनाया और उसका सबसे बड़ा जो काम हुआ, जिसको हम फोकस करते हैं कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, कि घर के औरतें और घर की लड़कियां और घर के बच्चे वो शौचालय यूज़ कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आता है, चूँकि हमारे पंचायत में, हमारे कल्चर में अभी भी पर्दा सिस्टम है। तो मान लीजिए एक छोटा सा घर है जिसमें सिर्फ 2 रूम है, एक शौचालय बहुत मुश्किल से बना है भीतर। जो घर के बुजुर्ग होंगे ना, उनके लिए उस शौचालय में जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहू हो सकती है, लेडीज़ हो सकती हैं, और उसमें अभी चूँकि हमारा कल्चर में ये एक बैरियर है, तो हम महसूस करते हैं कि जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो अभी भी अगर उनका बस चले तो वो बाहर ही जाएं शौचालय के लिए। तो हमको लगता है एक समय आएगा जब सरकार को एक शौचालय और देना होगा जो कि घर के बाहर हो और एक शौचालय घर के भीतर हो, और तब मुझे लगता है कि 100% ओपन डिफिकेशन फ्री हम लोग हो पाएंगे। लेकिन अगर 60% भी हो गए, घर की औरतें और लड़कियां अगर शौचालय यूज़ करने लगी, तो हम तो दिन रात देख रहे हैं क्या समस्या होती थी। वो अपने आप में एक इतना बड़ा अचीवमेंट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये एक कल्चरल चेंज, एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाने वाला चीज़ है, और इस बदलते हुए चीज़ को हम देखें अपने आँख से। 2001 से लेके अभी तक एक सिर्फ शौचालय आ जाना घर में कितना पैमाना पर वो चेंज कर देता है सोसाइटी को, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम तो अपने गांव में लोग को बोलते हैं कि इसको सिर्फ शौचालय मत समझो। 12,000 रुपया सरकार दी एक शौचालय का, हमारे गांव में 1300 कुछ शौचालय बने, उतने हाउस होल्ड में कवर हो गए। आप जरा कैलकुलेट करके देखिए तो 12 इंटू 1300, लगभग एक पंचायत में 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया आया। आप देखिए इकोनॉमी कैसे ऑयल हो रहा है, जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा है इससे। जो मिस्त्री हैं, लेबरर हैं, करकट बिका, प्लास्टिक के पाइप्स बिके, बाथरूम के सीट बिके, चदरा बिका, मजदूर लगा। आप देख रहे हैं ये 12,000 रुपया पूरे गांव के इकोनॉमी को झकझोर दिया, उसको जिंदा कर दिया। और मेरे ख्याल से, और अब हम तो उस चीज़ का बात भी नहीं कर रहे कि इसका हेल्थ बेनिफिट, इससे देश का लागत कितना कम होगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे, डायरिया, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये स्वच्छ रहना, हाथ धोना, इसके क्या फ़ायदा है, तो किताब लिख सकते हैं आप इस पर। तो सिंपल चीज़, जैसे लड़की को साइकिल चलाना, आप साइकिल दिए स्कूल में, तो वो सिर्फ एक साइकिल नहीं है, वो लड़के का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, उसको हिम्मत देता है अकेले घर से स्कूल जाना। क्योंकि साइकिल हो गया, वो बाजार जाती है, घर के लिए सौदा खरीदने के लिए जाती है, उसमें मैकेनिकल सोचने का शक्ति उत्पन्न होता है, चाहे एक चेनी क्यों ना उतर जाए उसको चढ़ाना, एक पेडल को घुमाना, उसको ऑयल करना। अब देख रहे हैं एक सिंपल चीज़ नहीं है, पूरा सोसाइटी को बदल रहा है। जैसे कि हमारे पंचायत में जब गैस आया तो बहुत जगह सुनने के लिए मिला, और वैसी गैस लोग बेच लिया, नहीं लिया। आप आके देखिए पंचायत में, इतना अच्छा लगता है। एवरी सप्ताह में या महीना में एक बार
जब औरतें लाइन में खड़ी होती हैं और गैस का गाड़ी आता है और सब एक एक सिलेंडर घर ले जाते हैं। अच्छा, हमसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि हम बागीचा लगाते हैं। मॉडर्न बागीचा लगाने में उसको कटाई छटाई करनी पड़ती है, और हमारे इस कटाई छटाई से हमको ढेर सारा जलावन होता है। और पहले ये सब जलावन हम बेचते थे तौल के, और अब समय आ गया है कि बिकता ही नहीं है। तो ये शो कर रहा है ना कि लोगों को जलावन क्या की करते जरूरत हैं नहीं है। फिर उसको, क्या करते हैं? फिर हम तो मतलब एक आप बिजनेसमैन बन गए हैं ना, वो तो धीरे धीरे बिक जाता है। जैसे भोज हुआ, जैसे कोई आपदा आ गया, उस सब में वो रिसाइकिल हो जाता है। और तो ये सब सब सूचक है कि कोई स्कीम सरकार का पंचायती लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे बहुत सारे मित्र जो शहर में हैं, वो लोग टीवी का न्यूज़ सुनकर शायद उन्हें पता नहीं चलता है कि धरातल पर जो ग्रास रूट लेवल पर जो सरकार की स्कीम्स हैं, जनधन योजना, मतलब हम ये पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहे हैं, या हम, क्योंकि हम देखें उससे बदलाव होते हुए सोसाइटी में। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक गैस अगर हमारे पंचायत में किसी घर में आ गया, आप देखिए उसके फायदे क्या क्या हैं। खाना तुरंत बन जाता है, हाइजीन, चूँकि आप दूध गर्म करके, खाना गर्म करके खा सकते हैं। पहले लोग क्या, कौन लकड़ी जलाएगा, फिर उसको ये, औरतों को टाइम ज़्यादा मिलने लगा। आप देखिएगा बदलाव, घर ज़्यादा साफ रहने लगा है, चूँकि धुआं नहीं है, औरतों को टाइम मिल रहा है, उनके बच्चे ज़्यादा साफ सुथरा घर से निकल रहे हैं, औरत खुद अपने आप को साफ सुथरा रख रही है। और देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनते हैं, जो ये समितियाँ ये बनते हैं, तो घर की औरत को टाइम मिल रहा है अब, ये खाना बनाना और कपड़ा धोने से टाइम मिल रहा है कि वो जाके समाज के बारे में बात करे, अपने हित के बारे में बात करे, समूह के बारे में बात। तो ये छोटा सा चीज थोड़ी है, एक सिर्फ सिलेंडर नहीं है, ये पूरा सिस्टम को चेंज कर रहा है। और इन चेंज और इन बदलाव को हम देख रहे हैं इस गांव के लेवल पर। तो सिर्फ क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा, एक एक चीज बदलाव ला रहा है गांव में। देखिए, कोई वेल एजुकेटेड शिक्षित मुखिया होते हैं ना, तो किस तरह से हर एक पहलू को वो समझते हैं और किस तरह से काम करते होंगे, इनकी बातों से आप समझ सकते हैं। सर, एक चीज़ बताइए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार में खास करके, जो मजदूर वर्ग के परिवार, गरीब परिवार के लोग हैं, उसमें जो जेंट्स होते हैं वो पलायन कर जाते हैं दूसरे स्टेट में कमाने के लिए, सभी जगह महिलाएं रह जाती हैं घर पे, तो उन्हीं का बैंक जाना होता है, उन्हीं का पंचायत जाना होता है। आप पुरुष हैं, महिला लोग से कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी जनता से? बिल्कुल, मतलब हम जब आम सभा होता है या कुछ होता है, तो हम आगे में सिर्फ पंचायत के ये मेंबर हैं, सिर्फ हमको वही दिखाई देता है, और लोग इंटरेक्ट करते हैं। आज ही हम कैंपेनिंग में घूम रहे थे, तो ज़्यादातर महिलाएं ही आगे आती हैं अपना समस्या बताने के लिए। पुरुष उतना समस्या अपने बताने के लिए आगे नहीं आती हैं, लेकिन एक महिला, चूंकि उसको घर चलाना पड़ता है शायद, उसलिए उसको इस चीज़ का परवाह है कि हमको राशन कितना मिल रहा है, या वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं, या इंदिरा आवास मिला कि नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्टेड है। मर्द तो सुबह निकला, शाम को आया, काम पर है, या बाहर चले गए कमाने के लिए, झेलना तो पड़ता है घर की औरतों को। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं ही अगर शिकायत करेंगे हमको या बताएंगे कि हमको ये चीज़ नहीं है, वो ज़्यादातर महिलाएं ही बताते हैं। जैसे सर 20 साल हो गया, इन 20 साल बीतने के बाद आपको क्या लगता है कि अगला पंचवर्षीय जो आप कर, अगले पंचवर्षीय में जब आप मुखिया बनेंगे, तो किन किन पहलुओं पे काम होगा, और इस 20 साल में क्या लगता है कि क्या कमी रह गई? मेरा एक सोच है कि ज़्यादातर पंचायत में पब्लिक भी और प्रतिनिधि भी वो उलझे रह जाते हैं इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन और ये जो नहीं, मनरेगा नहीं, जैसे राशन कार्ड हुआ, ग्राम आवास हुआ, या वृद्धा पेंशन हुआ। और आप सरप्राइज, आज ही हम एक जगह बैठ के लोग को बता रहे थे कि कभी इस सब से चीज से उठ के भी तो सोचना होगा कि आपका समाज में क्या होना चाहिए। जैसे हम आज सबको बता रहे थे कि एक सामूहिक विवाह भवन बनाना पंचायत के लिए बहुत ज़रूरी है। सौर ऊर्जा से बिजली, स्मार्ट ग्रिड बनाना ज़रूरी है। ये जितना भी नाली हम बना रहे हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि आखिर इस सब नाली का पानी कहीं तो जाके जमा होगा, फिर वो एक हेडेक हो जाएगा। तो हम लोग को उम्मीद है कि स्वच्छ भारत 2 में
जब वो आएगा तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल करने का तरीका, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब अब अगला सोच होना चाहिए कि इस पंचायत में, किसी भी पंचायत में लगना चाहिए, क्योंकि ये सब फ्यूचर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ जिस पर हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और मेरा मानना है, चूँकि हम किसान भी हैं, पंचायती राज उसमें खास करके मनरेगा और किसान एग्रीकल्चर, अगर ये तीनों में एक साइनर्जी हो जाए, अगर अच्छी तरह से इनका मिलन हो जाए, तो हमको लगता है बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आ सकता है गांव में। और मेरी इच्छा है कि इन सब पहलुओं पर आगे काम हो और बात हो। इस पंचायत में मूलभूत जितनी भी चीजें होती हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये सबों पे पूरी तरह से काम हो चुका है। अब इससे आगे की सोच सर बता रहे हैं, और जिस पे काम होगा और निश्चित तौर पे होगा। सर मूल रूप से किसान है और बहुत हाईटेक किसान है, यहाँ मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुके हैं। एक सवाल होता है जो लोग बताने से बचते हैं कि सर जैसे आप एक कंपनी के तौर पे खेती कर रहे हैं, तो सर इसका टर्नओवर कितना है, बता सकते हैं अगर बता सकते हैं? देखिए, अभी जस्ट एक टॉक हमने दिया है जोश टॉक पर, जो कि जस्ट यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ है, जिसमें इसी पहलू पर हम बात कर रहे हैं। मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप मक्का कर रहे हैं तो मक्का से लगभग 160% मुनाफा होता है। और ये हम डॉक्यूमेंटेड बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम अपना लैपटॉप खोलेंगे तो उसमें आपको एक्सेल शीट दिखाएंगे जिसमें पूरा फॉर्मूलाबद्ध हम हिसाब रखते हैं। गेहूं में अप्रॉक्सीमेटली 110% प्रॉफिट होता है। आम का बागीचा में 500% प्रॉफिट होता है। लीची से 600% प्रॉफिट होता है। केला हम कर रहे हैं उसमें 400% प्रॉफिट होता है। और मेरा लक्ष्य है कि हम अपने फार्म का टर्नओवर 2 से 3 साल और, चूँकि जितने पौधे लगाए हैं लगभग 27,000 फल के पौधे लगाए हैं। 27,000 फल के पौधे, सोचिए 27,000 पेड़ अगर गिनने जाइए तो 1-2 महीना तो वैसे लग जाए। तो अगर ये ऑब्वियसली किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 3 साल लगेगा। अभी सिर्फ केला से टर्नओवर हो रहा है, लेकिन अगर ये सारे फल जब कमर्शियली प्रोड्यूस होने लगेंगे तो 3 से 4 करोड़। महीना नहीं, टर्नओवर इज ऑलवेज एनुअल होता है। 3 से 4 करोड़। हाँ, हम ये टारगेट रखे हुए हैं कि ये मेरा 5 ईयर का टारगेट है कि अपने फार्म के टर्नओवर को यहाँ तक पहुँचाना है। बताइए, हम लोग के यहाँ अपने रोसड़ा अनुमंडल में इस तरह से भी खेती हो रही है कि आने वाले समय में कुछ दिनों में सालाना 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ खेती से होगा। सर ओवरऑल सर एक चीज हम, हाँ, ये जो भी प्रॉपर्टी है, फिर सीलिंग एक्ट आया, उसमें तो प्रॉपर्टी तो धीरे धीरे कम होते गई। नहीं तो सर अब 600 एकड़ सर, जहाँ सर 6 कट्ठा जमीन नहीं रहता है सर, 600 एकड़ सर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये वो मेरे पिताजी के समय में था। और अब वो चूंकि सीलिंग एक्ट आया, उसमें फिर जमीन हटा या सरकार उसको ली, तो धीरे धीरे नीचे आके अब हमारे फैमिली के पास लगभग 160 बीघा जमीन है हमारे परिवार के पास। और चूंकि हम लोग सम्मिलित एक जगह खेती करते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल है कि इकोनॉमिकल खेती हम कर पाते हैं। अभी 160 बीघा जमीन मेरे फैमिली सर बाहर में तो लोग बोलते हैं 1000-1200 बीघा। वो तो असेंबली में भी क्वेश्चन होता है 1700 बीघा पर। तो आप पूरा इलाका का जमीन समेट के मेरे ही नाम पे डाल दीजिए। सर वो तो है सर, आपका जमीन तो है ही सर। ये दादाजी के पास था, पिताजी के समय में था, लेकिन फिर जब जैसे जैसे नियम बदला, तो फिर उस नियम के तहत हम थोड़ी छूटेंगे। 160 एकड़ हमारे फैमिली के पास, हाँ, वो जो निर्धारित यूनिट्स होता है उस यूनिट के आधार पर जो कानून है। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जैसे कोई मुखिया बन जाते हैं या कोई प्रतिनिधि बन जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद उनमें ईगो एरोगेंस आ जाता है। आपके पास इतना प्रॉपर्टी है, संपन्न परिवार से हैं, और 20 साल से आप मुखिया हैं, आप में घमंड उमंड नहीं आता है? अब ये हम अपने कैसे कहें, ये तो हम हमारे गांव के जो लोग हैं वो बताएंगे। हम बता रहे हैं ना सर, हम जब से आए हैं और अभी तक की जैसी व्यवस्था हमको दिखी, हमको तो कहीं सर नहीं दिखा कि आप में थोड़ा सा भी घमंड हो। कैसे इस चीज़ पे कंट्रोल करते हैं? पहले से ही है? ये पिताजी से सीखे हैं, अपनी माँ से सीखे हैं। तो हमारी माँ जब शादी करके यहाँ आई तो शायद किसी को रे करके नहीं बोली होंगी,
चाहे हमारे घर में जो लोग काम करते हैं या खेत में जो काम करते हैं, और वही संस्कार हम अपने बेटा में भी दे रहे हैं। और हमारे खेत में भी जो व्यक्ति काम कर रहा है या जो हमारे कंपाउंड में जो व्यक्ति काम कर रहा है, बिना जी लगाए उसको कभी पुकारा नहीं जाता है। और हम किसी को रे कह के बात नहीं करते हैं, चाहे मतलब कोई भी कैटेगरी का आदमी हो, क्योंकि मेरा मानना है होगा कभी जब आपको इज्जत और प्रतिष्ठा भी विरासत में मिलता था, और मेरा मानना है कि आज के समय में आप इज्जत जो है वो अर्जा जाता है और वो दे के ही मिलता है। वो बाय राइट आपको इनहेरिट आप नहीं कर रहे हैं कि हम फलाना है और सब अब आप हमको नमस्ते कीजिए। नहीं, हम नमस्ते करेंगे, अगला हमें नमस्ते करेगा। हम प्यार से बात करेंगे, वो भी प्यार से बात करेगा। और ये पिताजी का सिद्धांत था और उसी सिद्धांत को हमने और रिफाइन कर दिया है। आज तक हमें अपने खेत में कभी लेबर का कमी नहीं हुआ है। आज तक हमें आदमी और व्यवस्था का कमी नहीं हुआ है। और जो हमारे यहाँ काम कर रहा है तो लगभग आधे लोग चौथे पीढ़ी के हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और कोई नया व्यक्ति भी जो आता, लगभग 17 आदमी को हम एम्प्लॉय करते हैं अपने काम में। और कोई भी आदमी हमको लगता है 10 साल 12 साल, जो सबसे नया होगा वो भी 10 साल पुराना होगा आदमी। तो मेरा मानना है कि कोई आदमी जब तक इकोनॉमिकली वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, सिर्फ हम मीठा बोलेंगे उससे तो कोई रहेगा नहीं। दोनों चीज़ होना चाहिए, आपको इज़्ज़त भी देना है और सही सैलरी भी देना है। तो हम बिल्कुल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री स्टाइल में अपने लोगों को हैंडल करते हैं। और ओवर टाइम, बिफोर टाइम, बोनस सब देते हैं और शायद लोग खुश हैं, तब तो हैं हमारे साथ। जैसे सर, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ये चलन होता है कि सूद पे पैसा लोग मांगता है ज़रूरत होने पे। आपके पास भी आता है कोई कि सूद पे पैसा दे? नहीं, हम एक तो सूद पे पैसा लगाते नहीं हैं, और अगर देते हैं तो विदाउट सूद देते हैं। मतलब वो काम हम नहीं कर रहे हैं और ये जग जानित है। तो लोग अगर पैसा का ज़रूरत होगा तो फर्स्ट ट्राई मेरे यहाँ मारेगा कि अगर इनसे मिल गया तो कम से कम सूद नहीं लगेगा। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि जो भी मेरे पास आता है पैसा मांगने हम उसको देते हैं, नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। लेकिन आज तक हमने सूद नहीं लिया है। एक कहावत है कि जो फलदार वृक्ष होता है ना, वो झुका हुआ रहता है, विनम्र रहता है, उसके जीते जागते एक उदाहरण बैठे हुए हैं। और एक कहावत है, अधजल गगड़ी छलकत जाए। तो बहुत सारा उदाहरण ऐसा है कि थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा ये होने पे, पहचान होने पे लोग एरोगेंस दिखाते हैं। और इतने बड़े आदमी इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने कर्म से इतने बड़े आदमी बने हैं, इसलिए नहीं कि इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। ये अपनी पहचान बनाए हैं और एक देश स्तर पे बनाए हैं। बहुत सारा अवार्ड इनको मिला है देश स्तर पे, एशिया स्तर तक का अवार्ड मिला है। बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मुस्कुराते रहते हैं, प्यार से बात करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, कोई एक चीज़ जो आप अपने पिताजी से सीखे हैं और अपने जीवन में जो है सो उसको अपना। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे पिताजी का, उनको करते हुए देखते थे और सिर्फ सिंपली हम उनको फॉलो कर रहे हैं। वो कभी गांठ नहीं बांधते थे। कोई आदमी से बहस भी हो गया और अगर वो आया दरवाजे पर, अब आओ बैठो चाय पियो, और वो उनका मानना था कि इतना एनर्जी हम क्यों खर्च करें किसी से बैर रख के। वो ज़्यादा आसान है प्यार से बात करके उस बात को भूल जाना। बहुत लोग सहमत नहीं होंगे इस बात से, लेकिन उस चीज़ को फॉलो करते हैं और शायद उससे कम टेंशन होता है, कम खून जलता है और एनर्जी गलत जगह नहीं वेस्ट होता है, एनर्जी सही जगह वेस्ट होता है। शायद आज इसी सब के चलते यूएस एम्बेसी के लोग 2 बार यहाँ आए हैं। यूएस एम्बेसी से लोग आए? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 2 बार हमें इनवाइट की है अमेरिका। हमको याद है वहाँ के कोकरन एक सेनेटर हैं और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसका फेलोशिप देते हैं एक साउथ ईस्ट एशियन फार्मर को। तो हम कोकरन फेलो भी हैं। तो हमको तो लगता है कि इतना गांव में रह के भी स्कोप है आगे बढ़ने का, गेन करने का।
तो उसके जीते जागते एग्जाम्पल सर हैं कि बताइए अमेरिकन सीनेटर यहाँ आके मिलते हैं इन लोगों से। सेनेटर नहीं, अमेरिकन एम्बेसी के लोग। एम्बेसी के लोग ये मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम हम इनवाइट हुए थे, तो जब दिल्ली गए थे अपना पासपोर्ट बनाने, तो उस समय वहाँ के जो एग्रीकल्चर अटैचे बोलते हैं, एक तरह के मिनिस्टर ही होते हैं, उन्होंने हमें एम्बेसी के भीतर बुला के लंच खिलाया। वाह वाह। तो ये गर्व है रोसड़ा अनुमंडल के लिए कि रोसड़ा अनुमंडल में भी ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनसे युवा सीख सकते हैं। और ये जिस समय में आए थे, अभी ना बहुत चीज हो गया है, उस समय में संसाधनों का घोर अभाव था, और उस समय से अभी तक में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अमेरिका से इनको इनवाइट किया जाता है। ये बहुत बड़े हस्ती है, चूंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं, और इनका स्वभाव ऐसा है कि सबको बगल में बैठाते हैं, मुस्कुराते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इसलिए लोग बैठ जाते हैं। नहीं, लेकिन इनका अचीवमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े आदमी हैं।